आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। डिजिटल इंडिया है और मोदी जी ने कहा है डिजिटल इंडिया, तो आपके पास तो मशीन होना चाहिए। उसकी आंखों में पानी बेचारी की, वो कहती है राम कसम मोदी जी को कुछ न कीजिए, उनको कुछ न कहिए। मैंने कहा क्यों? देखिए भला, दुनिया भर में कोई तो हमें बुलाता था क्या? जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं पूरी दुनिया में हमें न्योता मिल रहा है और पूरी दुनिया में हमें बुलाया जा रहा है। मैंने कहा आंटी जी आप तो यहीं पर है, घूमता बस वो इकट्ठे है, तुम कहाँ पर हो? लोग किस तरह से सोचते हैं, देखिए कि तरक्की क्या, वो नहीं सोच रहे, वो बस देख रहे अरे वो तो दुनिया में घूम रहे हैं, हमें न्योते मिल रहे हैं। अरे लेकिन आपका विकास कहाँ हो रहा है? हम कहाँ पर है? भारतीय संविधान की धारा 1 में कहा था कि इस देश का नाम भारत होगा। तभी और एक बात कही थी नागरिकता के बारे में कि इस देश का नागरिक कौन होगा। तो कहा गया कि बाय बर्थ इस देश में जो जन्मा है वो इस देश का नागरिक है। और फिर कहा गया कि अगर बाहर से कोई आता है और इस देश की नागरिकता चाहता है तो उसके कागजात, उसका सारा रिकॉर्ड वो तो चेक किया जाएगा ही जाएगा, पर क्या वो 8 साल से 10 साल से 15 साल से यहाँ रह रहा है वो भी देखा जाएगा। अचानक से 1955 में पहले से कानून बना है कि नागरिकता किसे देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब ये नए सिरे से एनआरसी लाते हैं। और जब हम एनआरसी का विरोध करने लगते हैं तो फिर वो कहते हैं अरे ये कानून आदिवासियों के लिए नहीं है, ये कानून आदिवासियों के लिए नहीं है, ये कानून यहाँ के घुमंतुओं के लिए नहीं है, तो किसे है? तो ये कानून सिर्फ और सिर्फ इस देश से मुसलमानों को खदेड़ने के लिए है। तो आदिवासी कहते हैं अरे ठीक है, हमारा आंदोलन थोड़ी है, मुसलमानों का आंदोलन है, तुम देख लोगे, हमें क्या पड़ी है, हम तुम्हारे आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे। भाइयों समझ लीजिए कि जब नागरिकता विशोधन पर एक नया कानून मोदी जी बनाते हैं तो हम पर क्या आफत आती है, ये आज के दिन जरा अच्छे से समझ लीजिए। नागरिकता कानून कह रहा है कि आपके जन्म के सारे एविडेंस आपको देने हैं। हम कहां से एविडेंस लाएंगे? एक 1980-90 के बाद जो डिलीवरीज अस्पतालों में हो रही है उन बच्चों के तो बर्थ सर्टिफिकेट मिल पाएंगे, लेकिन जो 1970 से पहले के पैदा हुए हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? अरे बाकियों की छोड़िए, सभी की। अगर हम पूछे कि मोदी जी आप ही का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए तो क्या वो दिखा पाते हैं कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहां है? खैर छोड़िए, वो तो उनकी इंटर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी नहीं दिखा पाते, बाकी की तो बातें बात की रही। एक तरह से हमें हमारे ही देश से खदेड़ने की कोशिश की जाती है, जानबूझकर यहाँ की सेक्युलर आबादी को कम करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ के जो सुलझे हुए लोग हैं, जो जहरी तौर पर सोचे समझे हुए लोग हैं, वो लोग इस चीज को नजरअंदाज करते जाते हैं और फिर उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ती रहती है। इस देश में जो अलग अलग कानून आए थे, उस कानून में एक कानून आया था चैप्टर 3 जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 तक कुछ हक हमें दिए थे। आर्टिकल 14 ने कहा कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी एक जैसे हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई उच्च जाति का नहीं, कोई नीच जाति का नहीं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 सभी एक जैसे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि कलम धारा 14 के तहत सभी एक जैसे हैं, लेकिन अभी भी इस देश के प्रेसिडेंट ओडिशा के जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब जाते हैं तो उन्हें भी धकेलने की कोशिश होती है छूत अछूत के नाम पर। ये इस देश की आज के हालात है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 हम किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और आर्टिकल 16 के तरह हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती,
हम ले भी नहीं पाते। हालांकि 21 साल पूरा करने वाले हर एक बंदे को इलेक्शन लड़ने का हक जरूर है, लेकिन लड़ कितने पाते हैं? क्या फाइनेंशियल स्टेटस है हमारे पास इतना? क्या हम उनके जितने गुंडे पाल सकते हैं? क्या उनके जितने बैनर लगा सकते हैं? जितना बड़ा बैनर उतना बड़ा आगे आप समझ ही गया। हम कहाँ कर सकते हैं ये सारी चीजें? फिर उन्होंने लिखा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के तहत कहा कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, छूत अछूत। लेकिन 70 साल के बाद अभी भी इस देश में एक मुसलमान का लड़का मंदिर में आकर पानी पी रहा है तो उसे पीटने लगे लोग। कोई अगर शेड्यूल कास्ट का एक आध लड़का गलती से मंदिर की तरफ बढ़ा तो उसे पीटने लगे हैं लोग। ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी थम नहीं रहा है। आर्टिकल 18 ने कहा गया था कि इस संविधान के अमल शुरू होते ही जन्म से मिलने वाली जितनी भी डिग्रियां हैं वो खत्म हो जाएगी और अपने बलबूते पर मिलाई हुई डिग्रियां बस चलेगी। जन्म से मिली डिग्रियां कौन सी? पंत, पटेल, पांडे, कुलकर्णी, जहांगीरदार, वतनदार, सरपोतदार, ये जो सारी डिग्रियां है, सारी डिग्रियां चली जाएगी। और कौन सी डिग्रियां रहेंगी? सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ऐसी ही डिग्रियां सिर्फ रहेंगी। ये जो जन्म से मिली हुई डिग्रियां है ये कुछ भी नहीं रहेगी। फिर उसमें कहा था भारत रत्न किसे दिया जाएगा? तो भारत रत्न की फिर कहते हैं डेफिनेशन कि भारत रत्न उसे दिया जाएगा जो इस देश की गौरव गरिमा वैश्विक स्तर पर बढ़ाएगा और पूरी दुनिया में वह गौरव गरिमा बढ़ाते समय उसके एवज में समाज से 1 पैसा तक नहीं लेगा। आई रिपीट वंस अगेन, वो 1 पैसा तक कहीं से नहीं लेगा। मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी के एक गाने की रॉयल्टी उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है और सचिन तेंदुलकर उसके एक एक रन के हिसाब से पैसे लेता है। लेकिन ये सभी भारत रत्न है। हमें ज्यादा बोलना ही नहीं है, उतनी आजादी भी नहीं है। ये कहाँ का गणतंत्र, ये कहाँ का लोकतंत्र, ये संविधान के साथ किस तरह का खिलवाड़ है। फिर उन्होंने कहा कि धारा 19 के तहत आपको हम 7 तरह की आजादियां दे रहे हैं। धारा 19 आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आजादी, मैं बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3 आर्टिकल 19, मुझे बोलने का हक है, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन हम में जितने भी बोलने वाले लोग हैं वो उन पर केस बनाते जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में अगर आप आएंगे ना सर जी तो आपको रिकॉर्ड मिलेंगे। कलेक्टर मैडम आप खैर यहाँ पर है, अगर आप महाराष्ट्र में होती तो आपको पता चलता कि रिकॉर्ड कैसे है हमारे वहाँ पर। रंग सावळा, सशक्त बांधा, मध्यम उंची, केस कुरळे, पोशाख साडी, भाषा मराठी, सदरील वर्णनाची व्यक्ती आपल्या हद्दीत आल्यास कहते हैं वो कि एक मिडल हाइट की औरत है, घुंघराले बाल है, थोड़ा सा सांवला सा रंग है, मराठी में बोलती है, आपके इलाके में आए और भाषण दे तो उसका भाषण रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड नहीं कर पाए शूट कर लीजिए, नहीं कर पाए लिख लीजिए, कैसे भी हो, लेकिन उसका भाषण पूरा डॉक्यूमेंट कीजिए। क्या कह रही हूँ, क्या गलत बोल रही हूँ, क्या मैंने कहा तलवार उठाने की बात की? मैं सिर्फ मेरे बाप ने लिखे हुए मुझे दिए हुए हकों की ही तो बात कर रही हूँ। क्या इस देश में हक मांगना गुनाह है? हम हमारे हक की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि आपको बोलना नहीं है। हालांकि मुझे संविधान ने कहा कि आर्टिकल 19 ये हक देता है बोलने का, लिखने की आजादी, छापने की आजादी, घूमने की आजादी, पर हर जगह जगह पर पाबंदियां लगा दी जाती है। जब किसान आंदोलन के चलते लोग बोलने लगते हैं तो वो कहते हैं क्यों बोल रहे हो? बोल रहे हो तो तुम खालिस्तानी हो, बोल रहे हो तो तुम देशद्रोही हो। अगर कोई छापने लगा तो कहते हैं नहीं ये गलत है। अगर कोई रविश कुमार जैसा कुछ कहने लगा तो कहते हैं देशद्रोही है। कहाँ गया हमारा आर्टिकल 19 की वो आजादी? वो कहाँ है? हमें नहीं मिल रही है।
फिर आया था कि आर्टिकल, इतने सारे आर्टिकल देते देते बाबा साहब ने 3 बढ़िया आर्टिकल दिए, उसमें से 340, 341, 342, मैं उन पर ज्यादा अब नहीं बोलूंगी, मेरे पहले के वक्ताओं को ने भी ज्यादा ध्यान दिया होगा। लेकिन मुझे और एक बात कहनी है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले 4 से 5 सालों में जितने भी कानून बने हैं, उन कानूनों की तरफ अगर ध्यान दिया तो आपकी समझ में आएगा कि यह कानून लोगों के हित में बनाने की बजाय लोगों को डिवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाए गए। लोग कैसे डिवाइड हो और लोग कैसे अलग थलग पड़ जाए, ये सोच में रखते हुए एक एक कानून बनाए गए। और हम इन कानून पर ना अब भी बोल रहे हैं, ना खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। भाई और बहनों, हम यह बात बड़े पुरजोर तरीके से आपके सामने रखना चाहेंगे कि जब कभी आप बाबा साहब की बात करते हो, संगठन की बात करते हो और मूवमेंट की बात करते हो, तो मूवमेंट की बात करते समय इस देश में अगर संविधान बचेगा तभी मूवमेंट बचेगा। अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो हम कैसे बोल पाएंगे और कैसे लिख पाएंगे। जिस संविधान के चलते आज हम यहाँ पर बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, यह सभा हो सकती है, यहाँ की ये सारी औरतें यहाँ आ सकती है, बैठ सकती है, बोल सकती है, अगर उसी संविधान से पूरे हक हमारे लिए जा रहे हैं तो हम कैसे काम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हमें इसमें अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, पर हमारा अवेयरनेस बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं वो इडियट बॉक्स में ज़्यादा बिजी हो गई है। उनके लिए एक माइंड एंगेजिंग टास्क उन्होंने करके रखा हुआ है, वो इतना फिक्स्ड टास्क है। सोमवार को टीवी चला दिया, ओम नमः शिवाय, मंगलवार को इडियट बॉक्स ऑन हो गया, जय माता दी, बुधवार को जय श्री कृष्णा, गुरुवार को जय साईं बाबा, शुक्रवार को जय संतोषी माँ, शनिवार को जय हनुमान, रविवार को महाभारत रामायण है ही है। हम कहाँ सोचेंगे, हम साइंटिफिक व्यू में सोच ही नहीं सकते हैं। और इधर के भाइयों का देखा जाए तो इनके लिए फिर अलग से टास्क देकर रखा है कि आप सब क्रिकेट में बस गुम हो जाओ, आईपीएल देखो, टेस्ट देखो, सीरीज देखो, वर्ल्ड कप देखो, आप बस उसी में गुम हो जाओ। 3 लकड़ियां, 1 बल्ला और 11 पागल लोग भाग रहे हैं इधर उधर से। मेरी आज तक समझ में नहीं आया, अरे भाई बल्ला उधर फेंकना ही है, अगर वो गेंद फेंकनी है तो फिर वो लानी क्यों है, अगर लेकर आनी है तो फिर फेंकनी क्यों है। दुनिया भर में जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है उनकी क्रिकेट की कोई टीम नहीं है, अमेरिका की क्रिकेट की टीम नहीं है, जर्मनी की क्रिकेट की टीम नहीं है, चाइना की क्रिकेट की टीम नहीं है, जापान की क्रिकेट की टीम नहीं है। हम जो घर घर में टीम बना सकते हैं, हमारी क्रिकेट की टीम है, हमें चाहिए टीम, और उस पर सट्टेबाजी चलेगी। और बिल्कुल गर्मियों के दिनों में जब हमारे बहुजन बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे तभी इनके मैचेस चलेंगे, और हमारे बच्चे ये सारा छोड़ के उन मैचेस में गुम हो जाएंगे। पिता भी देखेगा, बच्चा भी देखेगा, माता भी देखेगी, बच्चा एकदम से उठ के खड़ा होकर तालियां पीटते हुए कहेगा, मम्मी पप्पा, पप्पा छक्का, पप्पा छक्का। मम्मी किचन से बातें, अरे छक्का छक्का, पप्पा छक्का छक्का। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं।